तो भी देखो फॉरेक्स मार्केट का ऐसा सीन होता है। फॉरेक्स मार्केट, तो ये सब चीजें देखनी तो सबसे पहले आएगा कि वर्ल्ड ट्रेड, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कमोडिटीज, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, मैन पावर, कैपिटल, ट्रैवल, टूरिज्म, सर्विसेज, एक्सपोर्ट, सबके लिए अपन को एक्सचेंज ऑफ करेंसी की जरूरत है। The export of goods manufactured in India to US are paid in US dollars, where exporter needs to convert the USD proceeds of the bill into Indian rupees. Similarly, जो import अपन करते हैं कैपिटल गुड्स जर्मनी से इंडिया में, उसको उसकी जो बिलिंग होती है यूरो में होती है और उसको अपन यूरो में ही पे करना पड़ता है। तो उसके लिए फिर अपन क्या करते हैं, अपन इंडियन रुपी को यूरो में कन्वर्ट करते हैं। तो जो कन्वर्जन ऑफ करेंसीज from the currency of invoice to home currency of exporters will be generally required for all cross border trades. तो इसी को अपन फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। अभी एक्सचेंज रेट क्या रहता है, ये डिनोट करता है प्राइस और रेशियो और द वैल्यू एट विच करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर करेंसी। तो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन करेंसी विच एक्सचेंज, उसमें उसको करते हैं तो वो रहता है कि जैसे $1 48 हो गया, उस तरीके से। अगर यूएस डॉलर की इंक्रीज वैल्यू बढ़ेगी, ₹50 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि डॉलर की वैल्यू बढ़ गई विज़ रुपी, रुपी की वैल्यू गिर गई विज़ डॉलर। अगर $1 डिक्रीज हो जाता है वैल्यू में और ₹47 हो जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि डॉलर और वैल्यू ऑफ डॉलर हैज डिक्रीज्ड एंड वैल्यू ऑफ रुपी हैज इंक्रीज्ड। तो अभी डेफिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड मार्केट, तो ये फेमा की अकॉर्डिंग 1999, फॉरेन एक्सचेंज मींस फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड्स कोई भी डिपॉजिट्स, क्रेडिट्स या फिर बैलेंस जो कि एनी फॉरेन करेंसी में पेएबल हो, ये फॉरेन एक्सचेंज होता है। ड्राफ्ट, ट्रैवलर्स चेक, लेटर्स ऑफ क्रेडिट और एक्ट्स ऑफ एक्सचेंज एक्सप्रेस्ड और ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेएबल इन एनी फॉरेन करेंसी, तो ये भी फॉरेन एक्सचेंज होता है। ठीक है, या फिर ड्राफ्ट्स, ट्रैवलर्स चेक्स, लेटर ऑफ क्रेडिट्स और एक्ट्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस और पर्संस आउटसाइड इंडिया बट पेएबल इन इंडियन करेंसी, तो ये भी फॉरेन एक्सचेंज होता है। ठीक है, या तो यह है कि आप इंडिया में बैठे हो इंडियन करेंसी में और आपको उसको फॉरेन करेंसी में पेबल है, तो वो फॉरेन एक्सचेंज है। या तो आप बाहर है, ठीक है, आउटसाइड इंडिया, और फिर उसको आपको इंडियन करेंसी में तो पे करना है, तो वो भी फॉरेन एक्सचेंज रहेगा। ठीक है, और फिर ये हो गया। तो अभी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात करते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जिसको कि फॉरेक्स भी बोलते हैं, इज एन ओवर द काउंटर ग्लोबल मार्केट प्लेस जिधर डिटरमाइन होता है एक्सचेंज रेट फॉर करेंसीज ओवर द अराउंड द वर्ल्ड। तो पार्टिसिपेंट्स इस मार्केट में बाय सेल एक्सचेंज स्पेकुलेट कर सकते हैं ऑन द रिलेटिव एक्सचेंज रेट्स ऑफ वेरियस करेंसी पेयर्स। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है वो बैंक्स, फॉरेक्स डीलर्स, कमर्शियल कंपनी, सेंट्रल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स, हेज फंड्स, रिटेल फॉरेक्स डीलर्स, इन्वेस्टर्स, इन सबसे बनता है। ठीक है, अभी फैक्टर्स क्या क्या रहते हैं एक्सचेंज रेट के। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट के जो फैक्टर्स हैं, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए फंडामेंटल रीजंस क्या रहेंगे। एक रहेगा बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, अमाउंट ऑफ द अमाउंट द कंट्री हैज टू गेट फ्रॉम अदर कंट्रीज। ठीक है, अगर बीओपी पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि इंडिया को भी नेट पेमेंट आना है। अगर बीओपी नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि इंडिया को भी नेट पेमेंट देना है। और बीओपी पॉजिटिव है तो इंडिया विल गेट अ नेट इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। सो इंडिया सो इंडिया देयर वुड बी लेस डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, क्योंकि अभी आ रहा है और इससे इंडियन करेंसी स्ट्रॉन्गर हो रही है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। अगर हाई इकोनॉमिक ग्रोथ है तो उसकी वजह से इम्पोर्ट्स लीड टू राइज इन इम्पोर्ट्स एंड हेंस मोर फॉरेन करेंसी विल आउटफ्लो देन इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। सो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी विल इंक्रीज एंड इंडियन करेंसी विल बिकम वीकर। इसमें एक बहुत बड़ा असम्पशन है। ना, बहुत बड़ा assumption है। फिस्कल पॉलिसी, जो लोअर टैक्स का टैक्सेस रहता है कैन लीड टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, और उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी, इससे भी अफेक्ट होता है और इंटरेस्ट रेट से भी अफेक्ट होता है। टेक्निकल रीजंस, ठीक है, फंडामेंटल रीजन हो गया। टेक्निकल रीजन ये है कि गवर्नमेंट कंट्रोल्स ऑन रिस्ट्रिक्शन ऑन करेंसी कैन आल्सो इम्पैक्ट करेंसी रेट्स। जैसे कि एग्जांपल, अगर इफ देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन डॉलर मूविंग आउट फ्रॉम इंडोनेशिया, देन इन इंडोनेशिया देयर वुड बी ह्यूज एक्यूमुलेशन ऑफ डॉलर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो डिमांड फॉर डॉलर वुड डिक्रीज एंड हेंस इंडोनेशिया की करेंसी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। स्पेकुलेशन में क्या है, स्पेकुलेटिव फोर्सेस कैन हैव मेजर इफेक्ट्स ऑन एक्सचेंज रेट। जैसे कि इफ अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो वो डॉलर खरीदने लगेंगे, तो डॉलर की वैल्यू सही में बढ़ने लग जाएगी, तो उसकी वजह से वो डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी विद रुपी। ठीक है, अभी फिर आता है सेटलमेंट। सेटलमेंट मैकेनिज्म कैसा है, तो डिलीवरी ऑफ फॉरेक्स डील्स कैन बी सेटल्ड इन वन और मोर फॉलोइंग वेज। ठीक है, एक है रेडी और कैश। एक होता है रेडी और कैश, कि सेटलमेंट उसी दिन हो जाता है। ठीक है, डेट ऑफ डील पे। इफ द डेट ऑफ रेडी कैश रिलीज, तो उसे है तो उसी दिन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा रहता है
टॉम करके, सेटलमेंट ऑफ फंड टेक्स प्लेस नेक्स्ट वर्किंग डे ऑफ द डे ऑफ डील। इफ द डे ऑफ टॉम डील 5 अक्टूबर, तो सेटलमेंट 6 अक्टूबर रहेगा, प्रोवाइडेड इट इज द वर्किंग डे। ठीक है, अगर ट्यूसडे हॉलीडे है तो फिर उसके नेक्स्ट वर्किंग डे में आएगा। ठीक है। स्पॉट में क्या है, सेटलमेंट ऑफ फंड्स टेक प्लेस ऑन सेकेंड वर्किंग डे आफ्टर फॉलोइंग द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर 5 तारीख को डील हुई है तो फिर 7 तारीख को सेटलमेंट होएगा। और फॉरवर्ड क्या है, डिलीवरी ऑफ फंड्स टेक्स ऑन एनी डे आफ्टर द स्पॉट डेट। ठीक है। तो एक तो वो हो गया। ठीक है, एक तो रेडी और कैश हो गया, फिर टॉम मतलब टुमारो हो गया, स्पॉट मतलब एक दिन बाद हो गया, उसके जितने भी बाद हो गया वो फॉरवर्ड हो गया। ठीक है। जनरली सेटलमेंट टेक्स ऑन द स्पॉट मैकेनिज्म सेटलमेंट बेसिस इन मोस्ट ऑफ द ट्रेड। स्पॉट मतलब परसों, मतलब एक दिन छोड़ के। ठीक है। अभी फिर आता है स्पॉट एंड फॉरवर्ड करेंसी एक्सचेंज रेट। ठीक है। अगर आप अभी करेंसी आज खरीद रहे हो आज के रेट पे, और आपको डिलीवरी सेकंड वर्किंग डे पे मिलेगी, देन इट इज कॉल्ड अ स्पॉट रेट। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में, अगर आज एक यूएसडी इक्वल टू 60 रुपए, आपने $100 खरीद लिए, तो आपको ये $100 अपने अकाउंट में 2 दिन बाद मिलेंगे और सेकंड वर्किंग डे पे मिलेंगे। तो दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन स्पॉट रेट्स और ट्रेडिंग इन कैश मार्केट। ठीक है। Now suppose you enter into agreement with someone to buy $100 on 30th of month, ठीक है, at the rate of 1 USD equal to 62 rupees. This is called transaction on forward rate, and this will be executed on forward date in future. So this is same as concept of futures and forwards we discussed in units and derivatives. Correct. ठीक है, ये हो गया। अभी फिर आता है वैल्यू डेट। तो a value date is a future date that is used for determining the present value of a product or security that fluctuates in price. It is the date at which funds, assets or money value becomes effective. ठीक है, ये वैल्यू डेट हो गई। ठीक है। अभी आता है फॉरवर्ड मार्जिन, प्रीमियम्स एंड डिस्काउंट्स। तो फॉरवर्ड रेट क्या होता है, फॉरवर्ड रेट होगा स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम और स्पॉट रेट माइनस डिस्काउंट। तो जैसे कि अगर आपका एक 1 GBP होता है, जीबीपी क्या है, for example, if 1 GBP equal to 1.6 in spot rate and 1.6050 in forward rate, then it means that GBP is trading at a premium of 50 pips in the forwards market. It also means that USD is trading at a discount of 50 pips in forward market. ठीक है। Another example would be if 1 USD equal to 48.10 and 6 month forward rate is 48.78, then it means that USD is trading at premium where INR is trading at discount in forward market. ठीक है, मतलब यूएसडी की वैल्यू बढ़ रही है तो यूएसडी प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, जबकि रुपी की वैल्यू घट रही है तो रुपी डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है। अभी टू वे रेट्स, द वे वी हैव कोटेड द रेट्स अबव अ सिंगल वे रेट। जैसे कि 1 USD इक्वल टू 48 रुपीज, इसका मतलब है कि 1 USD आप 48 रुपीज में बेच दोगे। बट जनरली देर आर सेपरेट रेट्स फॉर बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है। जैसे कि अब टू वे रेट्स आर, जैसे कि 1 USD इक्वल टू 48.10 डिवाइडेड बाय 11 रुपीज, दिस मीन्स, हाँ वही, डिवाइडेड बाय नहीं है वो, तो अलग अलग रेट है वो। It means 1 USD is being sold at 48.10 rupees, whereas 1 USD is being bought at 48.11 rupees. The difference between buying and selling price is 1 पैसा। ठीक है, तो ये टू वे रेट में अलग अलग रहता है। ठीक है, फिर आता है क्रॉस रेट्स। When we deal in a market where rates for a currency pair are not directly available, the price for a said currency pair is obtained indirectly with the help of cross rate mechanism। ठीक है। सपोज वी इंटेंड टू गेट अ कोट फॉर यूरो रूपी एंड नो वन इज प्रिपेयर्ड टू कोट euro rupees directly in the market, we can work out a euro rupee quote through euro USD and USD rupee quotes। ठीक है, euro USD quote would be available in the international markets and USD rupee will be available in the domestic market। By crossing out USD in both the quotes we can arrive at a effective euro rupee quote। बढ़िया, क्रॉस रेट हो गया ये। चेन रूल, when rate between two countries currency is not directly available, it has to be calculated through a third currency which is called a cross rate। This is done by using a chain rule। ठीक है।
अब जैसे कि यूएसडी आईएनआर का हो गया 48.1011, या फिर जीबीपी, हाँ ग्रेट ब्रिटिश पाउंड है ये, ओके। ग्रेट ब्रिटिश पाउंड यूएसडी इज 1.6 to 10, ठीक है। देन फाइंड जीबीपी आईएनआर। तो अभी इसका स्पेसिफाई का मतलब क्या है, इसका मतलब वो है कि एक यूएसडी 48 रुपीज में आप बेच सकते हो, एक यूएसडी आप 48.1 रुपी में खरीद सकते हो। एक ग्रेट ब्रिटिश पाउंड कैन बी सोल्ड एट 1.6 यूएसडी, वन ग्राम, वन ग्रेट ब्रिटिश पाउंड कैन बी बॉट एट 1.6010 यूएसडी। तो अभी जीबीपी आईएनआर है, ठीक है। इसको फिर अपन क्या करेंगे, तो 1.6 डिवाइडेड बाय 1.6010 इंटू 48.1 डिवाइडेड बाय 48.11, तो ये आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देने का, ठीक है। इधर 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 इधर, ठीक है, ये हो गया। हाँ, this means 1 GBP can be sold in 76.96, can be bought in 77.02, ठीक है। ये हो गया अपना क्रॉस रेट वाला हो गया। अभी आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोड्स, ठीक है। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोड्स का क्या सीन है, तो उसमें है कि डायरेक्ट कोड में है इज अ करेंसी पेयर हुज कोड वेयर फॉरेन करेंसी एक्सप्रेस्ड इन पर यूनिट टर्म्स ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। डायरेक्ट कोड गिव्स यू द क्वांटिटी ऑफ लोकल करेंसी नीडेड टू परचेज 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। जैसे कि अंडर डायरेक्ट कोड्स द लोकल करेंसी इज वेरिएबल, से 1 यूएसडी 68.10। अभी आता है इनडायरेक्ट कोड। तो इनडायरेक्ट कोड इज अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक्सप्रेसेस द अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी रिक्वायर्ड टू बाय और सेल 1 यूनिट ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। तो एन इनडायरेक्ट कोड को क्वांटिटी कोटेशन भी बोलते हैं, सिंस इट एक्सप्रेसेस द क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी रिक्वायर्ड टू बाय अ यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जैसे कि इनडायरेक्ट कोड में कैसा रहेगा कि लोकल करेंसी फिक्स है कि 100 रुपए इक्वल टू 1.47 यूएसडी, ठीक है। तो लोकल मतलब ध्यान ये रखना है कि डायरेक्ट कोर्ट में लोकल करेंसी वेरिएबल होती है, इनडायरेक्ट कोर्ट में लोकल करेंसी फिक्स होती है। तो ये एक डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है, डायरेक्ट कोर्ट, इनडायरेक्ट कोर्ट, ठीक है। डायरेक्ट कोर्ट में लोकल करेंसी वेरिएबल है, इनडायरेक्ट कोर्ट में लोकल करेंसी फिक्स है, ठीक है। डायरेक्ट कोटेशन $1 इक्वल टू दिस, इनडायरेक्ट कोटेशन 1, ये इक्वल टू दिस मेनी डॉलर्स, ऐसे करके। अभी आता है फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट्स। फिक्स्ड और पेग्ड, और रेट इज अ रेट ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक सेट्स एंड मेंटेन्स एज अ ऑफिशियल एक्सचेंज रेट। तो सेट प्राइस विल बी डिटरमाइंड अगेंस्ट द मेजर वर्ल्ड करेंसी। तो अनलाइक अ फिक्स्ड रेट, अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय प्राइवेट मार्केट थ्रू सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। तो फ्लोटिंग रेट इज ऑफन टर्म्ड एज सेल्फ करेक्टिंग, ठीक है, क्योंकि एज एनी डिफरेंसेस इन सप्लाई एंड डिमांड विल ऑटोमेटिकली बी करेक्टेड इन द मार्केट, ठीक है। तो इसलिए उस फ्लोटिंग रेट को सेल्फ करेक्टिंग बोलते हैं। फिर आता है इन रियलिटी नो करेंसी इज होली फिक्स्ड और फ्लोटिंग। इन अ फिक्स्ड regime, market pressures can also influence changes in exchange rate, ठीक है। फिक्स regime में जो मार्केट प्रेशर रहता है कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस चेंजेस इन एक्सचेंज रेट, ठीक है। इन फ्लोटिंग regime, central bank may also intervene when it is necessary to ensure stability and to avoid inflation. However, it is less often that the central bank of a floating regime will interfere. तो reasons to peg a currency are linked to stability, ठीक है। A pegged currency can help lower inflation rates and generate demand, which results from greater confidence and stability of the currency, ठीक है। अभी आता है बिड एंड ऑफर रेट, बिड वर्सेस ऑफर। तो बिड रेट क्या होता है, बिड रेट ये होता है कि मैक्सिमम रेट इन द मार्केट विच बायर्स ऑफ स्टॉक आर विलिंग टू पे इन ऑर्डर टू परचेज एनी स्टॉक और अदर सिक्योरिटी डिमांडेड बाय देम। वेयर ये हो गया बिड रेट, ठीक है, कि ऐसा रेट कि भाई बायर्स को खरीदना ही खरीदना है तो वो विलिंग टू पे है। वेयर एज द ऑफर रेट इज द मिनिमम रेट इन द मार्केट एट विच सेलर्स आर विलिंग टू सेल एनी स्टॉक, ठीक है, और द अदर सिक्योरिटी इन विच दे आर करेंटली होल्डिंग। तो वो पर्सपेक्टिव का है। बिड मतलब जो बिड अपन अपन लोग बिड कर रहे हैं तो अपन लोग मैक्सिमम कितना दे सकते हैं। ऑफर में, ऑफर रेट में कि हम ऑफर कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं तो मिनिमम हम कितने में सेल करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। करेंसी एक्सचेंज के साथ रिस्क क्या क्या एसोसिएट है, ऑपरेशनल रिस्क है, एक्सचेंज रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, सेटलमेंट रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है, गैप इंटरेस्ट रेट रिस्क है, मार्केट रिस्क है, लीगल रिस्क है, सिस्टमिक रिस्क है, कंट्री रिस्क है, सॉवरेन रिस्क है। तो अभी हमने बहुत सारे जो रिस्क है ये रिस्क मैनेजमेंट वाले चैप्टर में डिस्कस किए हुए हैं।
ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग एंड डेफिनेशन इज अप्लाइड हियर, ठीक है। तो जो ऑपरेशन रिस्क है इज अराइजिंग आउट ऑफ ह्यूमन एरर, टेक्निकल फॉल्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन, फॉल्टी सिस्टम एंड प्रोसीजर और लैक ऑफ इंटरनल रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये ऑपरेशन रिस्क है वो ह्यूमन एरर्स की वजह से, टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से। एक्सचेंज रिस्क मोस्ट कॉमन होता है एंड ऑब्वियस रिस्क इन फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग ऑपरेशंस एंड अराइज मेनली बिकॉज फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट्स एंड और व्हेन मिसमैच अकर्स इन एसेट लायबिलिटीज रिसीवेबल पेएबल्स, ठीक है, इसमें रहता है। फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, ठीक है। पहला होता है ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ठीक है। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर क्या होता है? इज अ लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी फेस्ड बाय कंपनीज इन्वॉल्वड इन इंटरनेशनल ट्रेड ड्यू टू करेंसी फ्लक्चुएशंस। A high level of exposure to exchange rates can lead to major losses, although certain measures can be taken to hedge those risks, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी फेस्ड बाय कंपनीज इन्वॉल्वड इन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन एक्सपोजर हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रांसलेशन एक्सपोजर। ट्रांसलेशन एक्सपोजर क्या होता है? इज अ रिस्क ऑफ हैविंग चेंजेस इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज रेट ट्रिगर लॉसेस ऑन बिजनेस ट्रांजैक्शन और बैलेंस शीट होल्डिंग। These losses can occur when a firm has assets, liability, equity or revenue dominated in foreign currency, ठीक है। तो उधर ट्रांसलेशन है कि आपके पास ऑलरेडी डॉलर आपने रखे हुए हैं अपने अलमारी में, अगर वो चेंज हुआ तो आपके पास एसेट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अभी पहला वाला ट्रांजैक्शन एक्सपोजर में इंडस्ट्री इंटरनेशनल ट्रेड वाला सिस्टम है, ठीक है। और उसके बाद ट्रांसलेशन एक्सपोजर में कि आपके पास ऑलरेडी फर्म्स के पास एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी ये सब है, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। फिर आता है ऑपरेटिंग या फिर इकोनॉमिक एक्सपोजर, ठीक है। इसमें क्या रहता है? इकोनॉमिक एक्सपोजर में ऐसा रहता है कि ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग एक्सपोजर रिफर्स टू द इफेक्ट कॉज्ड ऑन अ कंपनीज कैश फ्लो ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड करेंसी रेट फ्लक्चुएशंस, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्सपोजर्स लॉन्ग टर्म होते हैं नेचर में, ठीक है, एंड हैव अ सब्सटेंशियल इम्पैक्ट ऑन कंपनीज मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया ऑपरेटिंग इकोनॉमिक एक्सपोजर। अभी आता है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क अराइजेस ड्यू टू inability or unwillingness of a counterpart to meet the obligations at maturity of the underlying transactions। तो क्रेडिट रिस्क को आप और कैसे क्लासिफाई कर सकते हो? एक रहता है प्री सेटलमेंट रिस्क, ठीक है। इज अ रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ द काउंटर पार्टी बिफोर मेच्योरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट thereby exposing the other party to cover the transaction at the ongoing market rate, ठीक है। कि आपको भाई आपको वो है कि सामने वाला जो पार्टी है वो उसके पहले ही मुकर जाएगा। दूसरा है सेटलमेंट रिस्क, फेलियर ऑफ द काउंटर पार्टी ड्यूरिंग सेटलमेंट ड्यू टू द टाइम जोन डिफरेंसेस बिटवीन टू करेंसीज टू बी एक्सचेंज्ड, ठीक है। तो ये सेटलमेंट रिस्क है, ठीक है। इसमें कि भाई टाइम जोन का डिफरेंस है, ये सब आ जाएगा। फिर आता है लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है। तो इधर ही अपन ने ऑपरेशनल रिस्क देख लिया, एक्सचेंज रिस्क देख लिया, क्रेडिट रिस्क देख लिया, सेटलमेंट रिस्क देख लिया। अभी आता है लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है। अभी लिक्विडिटी रिस्क में आता है पोटेंशियल फॉर लाइबिलिटीज टू ड्रेन फ्रॉम द बैंक एट फास्टर रेट देन एसेट्स। द मिसमैचेस इन द मैच्योरिटी पैटर्न्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी गिव राइज टू लिक्विडिटी रिस्क। फिर आता है गैप रिस्क या फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क। Gap risk, interest rate risk are the risk arising out of adverse movements in implied interest rate or actual interest rate differentials। तो ये gap risk, interest rate risk हो गया। फिर आता है market risk। तो market risk क्या होता है? arising out of adverse movement of market variables when players are unable to position quickly। तो market risk हो गया, legal risk हो गया, non possibility of contract हो गया। फिर आता है systemic risk। systemic risk क्या होता है? possibility of a major bank failing resulted losses to counterparties, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये सारे अपन ने रिस्क देख लिए, ठीक है, करेंसी एक्सचेंज से रिलेटेड। अभी फिर आता है अपना लीगल, वो मतलब गाइडलाइंस क्या है आरबीआई और फेडआई की। तो आरबीआई हैज इशूड ऑथराइज्ड डीलर्स, उसने ऑथराइज्ड डीलर्स के लाइसेंसेस इशू किए हैं, किसको? बैंक्स को और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, टू अंडरटेक फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस इन इंडिया। एट प्रेजेंट अभी 100 से भी ज्यादा ऑथराइज्ड डीलर्स हैं, व्हिच इंक्लूड ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फॉरेन एंड मेनी प्राइवेट बैंक्स, a few all India financial institution and few शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं। अभी कैटेगराइजेशन क्या होता है ऑथराइज्ड डीलर्स का? तो ऑथराइज्ड पर्सन मींस एन ऑथराइज्ड डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड अंडर सेक्शन सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 10 टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटीज। तो ये ऑथराइज्ड डीलर हो गया, ठीक है।
और फिर आता है ऑथराइज डीलर मीन्स अ पर्सन ऑथराइज्ड एज एन ऑथराइज डीलर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ फेमा। ठीक है। फिर ऑथराइज डीलर का कैटेगरी 1 है entities which are authorized by Reserve Bank to carry out all permissible current and capital account transactions as per directions issued from time to time। फिर कैटेगरी टू में एंटिटीज विच आर ऑथराइज्ड बाय रिजर्व बैंक टू कैरी आउट स्पेसिफाइड नॉन ट्रेड रिलेटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। ठीक है। ये कैटेगरी 1 वाले कैपिटल एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस करते हैं सारे के सारे। कैटेगरी 2 वाले स्पेसिफाइड नॉन ट्रेड रिलेटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। ठीक है। All the activities permitted to full-fledged money changers and any other activity as decided by our Reserve Bank and shall include upgraded FFMCs, select RRBs, select urban cooperative banks and other entities। फिर कैटेगरी 3 वाले क्या है? Category 3 means entities which are authorized by Reserve Bank to carry out specific foreign exchange transactions incidental to their business activities। तो ये कैटेगरी 3 हो गया। फिर आता है फुल फ्लेजेड मनी चेंजर। ठीक है। फुल फ्लेजेड मनी चेंजर क्या है? इज अ मनी चेंजर ऑथराइज टू परचेज फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम नॉन रेसिडेंट्स विजिटिंग इंडिया एंड रेसिडेंट्स। ठीक है। इज अ मनी चेंजर ऑथराइज टू परचेज फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम नॉन रेसिडेंट्स विजिटिंग इंडिया एंड रेसिडेंट्स टू सेल फॉरेन एक्सचेंज फॉर प्राइवेट एंड बिजनेस ट्रैवल पर्पसेस ओनली। तो फुल फ्लेजेड मनी चेंजर लोग ये होते हैं। ठीक है। बाहर से कोई आया तो उसको वो देना। ठीक है। अभी इसमें वही है कि प्रेजेंट कैटेगरी क्या है? ऑथराइज डीलर है। ठीक है। ऑथराइज डीलर में भी इनने 3 कैटेगरी रखे ना, कैटेगरी 1 2 3। तो ये कैटेगरी 1 2 3। कैटेगरी 1 में कौन कौन से आ रहे हैं? कैटेगरी 1 में आ रहे कमर्शियल बैंक्स आ रहे, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। मेजर एक्टिविटीज ऑल करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंग टू आरबीआई डायरेक्शंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है। अपग्रेडेड फॉर फुल फ्लेजेड मनी चेंजर्स कोऑपरेटिव बैंक्स आरआरबीज अगर ये ऑथराइज डीलर कैटेगरी 2 में। स्पेसिफाइड नॉन ट्रेड रिलेटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस होते हैं इसमें। ठीक है। ये हो गया। फिर आता है सेलेक्ट फाइनेंशियल एंड अदर इंस्टीट्यूशन, ये 3 में। ठीक है। ट्रांजैक्शन इंसिडेंटल टू फॉरेन एक्सचेंज एक्टिविटीज। ठीक है। ये हो गया। अभी फिर ये है कि अभी एफएफएमसीज क्या है? तो ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हो गया, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया। ठीक है। और एफएफएम परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सेल फॉर प्राइवेट एंड बिजनेस विजिट्स अब्रॉड। ठीक है। तो गाइडलाइंस फॉर रिन्यूअल ऑफ लाइसेंसेस ऑफ एग्जिस्टिंग एफएफएमसीज, applicant should be a company registered under Companies Act। ठीक है। हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक। तो गाइडलाइंस इशूड बाय आरबीआई फॉर ऑथराइज पर्सन। ठीक है। तो ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 के लिए क्या है कि बैंक कैन ओपन क्लोज रुपी अकाउंट्स नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग इन नेम्स ऑफ देयर ओवरसीज ब्रांचेस और करस्पॉन्डिंग ऐसे पाकिस्तानी बैंक्स ऑपरेटिंग आउटसाइड पाकिस्तान विदाउट प्रायर रेफरेंस टू आरबीआई। ठीक है। बैंक्स कैन ओपन close foreign accounts